प्रश्न 1। क्या मनुष्य बिना व्यवस्था के नहीं रह सकता? क्या कोई भी व्यवस्था मनुष्य की स्वतंत्रता, निजता और आत्मनिर्भरता आदि का हनन नहीं करती? मनुष्य बिना व्यवस्था के भी रह सकता है, लेकिन उस अवस्था में इसका जीवन परम दुखों से भर जाएगा, जो कि कोई मनुष्य नहीं चाहता। इसलिए मनुष्य बिना व्यवस्था के नहीं रहता। उसके अंदर अंतःकरण जागृत होने के कारण वो अपने दुखों का कारण और निवारण की खोज करता रहता है निरंतर। और जो भी कारण उसे समझ आता है, उसका वो निवारण करके देखता है। यदि निवारण हो जाता है तो उस निवारण को वो लगातार अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयत्न करता है, जब तक कि उससे अच्छा और कोई निवारण दिखाई नहीं पड़ता। इसी को ही व्यवस्था करना कहते हैं। इसी प्रकार वो निरंतर अपने सभी अनुभूतिक दुखों को और भविष्य में संभावित दुखों का उपाय या निवारण खोजता रहता है और उन्हें करके देखता रहता है। इसी प्रकार उसकी व्यवस्था का विकास होता रहता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मनुष्य बिना व्यवस्था के नहीं रहना चाहता। अंतःकरण के स्वाभाविक चेतन होने के कारण उसके लिए बिना व्यवस्था के सुखी जीवन संभव नहीं है। फिर भी कोई बिना व्यवस्था के रहकर देखना चाहे तो देख सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वैसा ही है। बिना व्यवस्था के कैसे हम दुखों से भर जाएंगे? आओ इसका चिंतन करते हैं। यदि हम इस प्रकृति का अध्ययन करें तो पाते हैं कि यहाँ कुछ भी हमें ऐसा नहीं मिलता जिसको कि हम सीधे अपने उपयोग में ला सकें। यदि केवल भोजन को छोड़ दिया जाए तो भोजन भी, फल फूल पत्तियां आदि, बस वो भी कोई बहुत स्वादिष्ट नहीं, पर यह है कि इनके सहारे जीवित रहा जा सकता है। लेकिन जीवन का उद्देश्य तो केवल जीवित रहना नहीं है। हम सब तो बहुत प्रकार के सुखों को लेना चाहते हैं जो कि प्रकृति से हमें नहीं मिलते। उन्हें हमें सृजित करना पड़ता है, जिसके लिए ज्ञान, कर्म आदि का विकास भी करना होता है। इस प्रकार एक पूरी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। ज्ञान, कर्म और भोग। ज्ञान के बिना कर्म की सार्थकता नहीं है। यदि बिना ज्ञान के कोई कर्म करते हैं तो उसका कुछ भी परिणाम आ सकता है, यानी कि दुख या सुख कुछ भी आ सकता है। इसीलिए हमें पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे हम जान पाते हैं कि यदि इस प्रकार से कर्म किया जाएगा तो ये निश्चित ही हमें हमारा इच्छित फल देगा, जिसको भोग कर हम इच्छित सुख की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ज्ञान के बिना कर्म की कोई सार्थकता नहीं होती और बिना कर्म के कोई भोग तैयार नहीं होता और बिना भोग के हम सुखी नहीं हो सकते। अर्थात इस ज्ञान, कर्म और भोग के अनुसार हमें व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि बिना व्यवस्था के जो खोजा जाएगा वो आगे आने वाली पीढ़ी में हम नहीं दे सकेंगे। फिर सभी को वही ज्ञान बार बार खोजना होगा, तो बार बार खोजना ना पड़े इसलिए शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार कर्म का वितरण करने के लिए रोजगार वितरण की व्यवस्था होती है और उसी प्रकार रोजगार के फलस्वरूप जिन भोगों का निर्माण होता है उसके वितरण की व्यवस्था होती है। मुझे आशा है कि अब तक हम समझ चुके होंगे कि मनुष्य को व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। बिना व्यवस्था के हम इच्छित जीवन नहीं जी पाएंगे। बिना किसी व्यवस्था के कोई भी सुख सुविधाएं पैदा कर पाना कठिन ही नहीं, लगभग असंभव है। और बिना सुख सुविधाओं के जीवन में कोई निजता, कोई स्वतंत्रता, कोई आत्मनिर्भरता फलित नहीं होती। जब जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति ही नहीं होती बिना व्यवस्था के, तो फिर भला निजता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आदि का तो प्रश्न ही कहां उठता है। हम पहले इन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। निजता का अर्थ होता है व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता, यानी कि कौन मनुष्य क्या खाना चाहता है, क्या पहनना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, क्या कार्य करना चाहता है, कैसे रहना चाहता है आदि आदि ऐसे क्रियाकलाप जिनका समाज के दूसरे व्यक्तियों पर सीधे सीधे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। वो प्रत्येक व्यक्ति का निजी जीवन होता है जिसमें वो किसी का कोई अवरोध नहीं चाहता। दूसरा शब्द स्वतंत्रता है। इसका अर्थ होता है कि सभी तलों पर क्या आपको वो सब करने का अधिकार है जिससे कि आपको सुख मिलता हो और दूसरों को दुख भी ना होता हो। निजता भी इसके अंतर्गत ही आ जाती है। और अब तीसरा शब्द है आत्मनिर्भरता। इसका अर्थ होता है हम जब भी जो भी चाहें उसे समय रहते प्राप्त कर सकें बिना किसी अड़चन के। तो ऐसा होने से हमें आत्मनिर्भरता का भाव अनुभव होता है। अब देखें कि क्या बिना व्यवस्था के ये संभव है। एक कहावत प्रचलित है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। बिना व्यवस्था के एक तो कोई सुख सुविधा समाज में उत्पन्न ही नहीं होती जिसे कि आप व्यक्तिगत रूप से भोगना चाहोगे।
दूसरा, जो भी हल्की सुख सुविधा हम अपने बल से प्राप्त भी कर लें, तो कोई भी दूसरा व्यक्ति या समूह हमसे आकर उस सुविधा को लूट कर ले जा सकता है, क्योंकि जब कोई व्यवस्था ही नहीं होगी तो उन्हें रोकेगा कौन, और वो किसका भय खाकर लूटने नहीं आएंगे। कबीला संस्कृति या उससे भी पहले की बात मैं कर रहा हूं, जबकि लोग जंगलों में अकेले या बहुत ही छोटे समूह में रहते थे। हालांकि छोटा समूह बोलना भी एक व्यवस्था को स्वीकार करना ही है, क्योंकि जब मनुष्य एक से अधिक की संख्या में एक साथ रहता है तो वे बिना किसी नीति नियमों के संभव नहीं है। पर चलो, कबीला तक हम मान लेते हैं कि कोई विशेष नीति नियम नहीं होते। तो आप इतिहास में सुनते होंगे कि पहले एक कबीला दूसरे कबीले को लूट लेते थे या दास बना लेते थे। तो अब हम इस निष्कर्ष तक पहुंच गए हैं कि बिना व्यवस्था के तो कोई निजता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता आदि होती ही नहीं। अब देखते हैं कि क्या व्यवस्था में इनके होने की कोई संभावना है कि नहीं। अब व्यवस्था दो प्रकार की हो सकती है, पर्याप्त व्यवस्था और अपर्याप्त व्यवस्था या खराब व्यवस्था। तो खराब या अपर्याप्त व्यवस्था में तो ये सभी स्वतंत्रताएं आदि कुछ सीमा तक होंगी और उस सीमा के बाद लगेगा कि जैसे कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे आज की व्यवस्था, जो कि एक अपर्याप्त या खराब व्यवस्था में से एक है। एक उदाहरण लेते हैं। इस व्यवस्था के संविधान में लिखा है कि सभी को शिक्षा पाने का एक समान अधिकार है, पर वास्तविक धरातल पर क्या यह अधिकार मिल रहा है? हम सभी जानते हैं कि नहीं मिल रहा है। तो आओ जानने का प्रयास करते हैं कि जब संविधान में लिखा है तो फिर वास्तविक धरातल पर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसका एक पहला कारण धरातल पर दिखाई पड़ता है कि सरकार ने ना तो पर्याप्त स्कूल ही बनाए हैं जिसमें कि ये अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त हो सके। दूसरा, सभी की आय सुनिश्चित नहीं है, जिसके कारण जनता प्राइवेट स्कूलों में भी इस अधिकार को प्राप्त करने में अक्षम है। अब सरकार से पूछो कि भाई आप पर्याप्त स्कूल और अध्यापक आदि क्यों नहीं बना रहे हैं, तो सरकार कहती है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है ये सारी सुविधाएं देने के लिए। अब ये संविधान का अक्षम होना ही है। इसका अर्थ सारी सुख सुविधाएं धन से ही मिलती हैं। तो आप ही बताइए कि जब तक सारी जनता आर्थिक रूप से एक समान नहीं हो जाएगी तो उसे एक समान रूप से ये अधिकार कैसे प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, सरकार जब है कि धन से होते हैं तो वो ऐसी कोई नीति क्यों नहीं बना रही जिससे कि धन ही कमी ना होने पाए। और वर्तमान में तो अमीरी और गरीबी विद्यमान है। समाज में तो ये आर्थिक असमानता के चलते कभी कोई भी अधिकार एक समान रूप से सभी को प्राप्त हो नहीं सकता, और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आर्थिक रूप से एक समान हो। संविधान ये तो कह रहा है कि सबको एक समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, पर यह नहीं बता पा रहा कि ये अधिकार या सुविधा पैदा कैसे की जाए और फिर कैसे वितरित की जाए ताकि सभी को समान रूप से प्राप्त हो सके। इसीलिए मैं इसको अपर्याप्त व्यवस्था या अपर्याप्त संविधान या विषम विधान कह रहा हूं, जो कि कहती तो है कि सभी को सभी कुछ प्राप्त करने का अधिकार है, परंतु ये नहीं बताती कि किस प्रकार से ये हो सकता है। और जो प्रकार बता रही है उससे हो नहीं पा रहा है, उससे उल्टा ही हो रहा है। विषमता ही उत्पन्न हो रही है, समता का उदय नहीं हो रहा। इसलिए मैं इसको खराब व्यवस्था कह रहा हूं। इसलिए सभी को निजता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता आदि किसी सीमा तक ही मिल पा रहे हैं, और ये सीमा भी सभी लोगों की एक समान नहीं है। अब बात करें कि ये निजता, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता आदि किसी सही या पर्याप्त व्यवस्था में क्या प्राप्त की जा सकती है, या कि ये एक कल्पना मात्र ही है। लेकिन जब अपर्याप्त व्यवस्था में कुछ सीमा तक ये अधिकार प्राप्त किया जा सकता है, भले ही कुछ लोगों को ही प्राप्त हो रही हो, पर हो तो रही है, केवल कल्पना तो नहीं दिखाई पड़ती। ऊपर नई व्यवस्था आपने पढ़ी है, उसमें यह भी बताया गया है कि ये सारे अधिकार किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं वास्तविक धरातल पर, वो भी समान रूप से, और कैसे सभी लोग आर्थिक रूप से एक समान होंगे, इसका भी पूरा व्यवहारिक समाधान दिया है। अब हम समझ सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था का उद्देश्य ये सारे अधिकार देना ही होता है। अब ये बात अलग है कि कौन सी व्यवस्था कितने अधिकार कितने लोगों को किस सीमा तक उपलब्ध करा पाती है, और बिना व्यवस्था के तो ये असंभव ही है। तो व्यवस्था तो चाहिए,